अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले दिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, और दूसरा ये जो अभी टाइम आपका वैसे है इंशाल्लाह 10 से 11:15, तो अभी क्योंकि पहला दिन है, क्लास में एंटर होते हुए लिस्ट भी देखनी होगी, और अभी 1-2 दिन लग जाएंगे वैसे सेट होने में, लेकिन क्लास का टाइम वैसे 10 से 11:15 है, और मेरी चूंकि यही क्लास ही हुआ करेगी तो मैं प्रॉब्ली यहीं पे ही खड़ा हुआ करूँगा, तो आप लोग 10 बजे आ जाएं। अभी आप में से कितने लोग हैं जो अभी इससे पहले पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले FR1 की क्लास में भी बैठे हुए थे? अगला साल आलू का है, पहले FR1 का है। बहुत नीचे कर लिया, मैंने पूछा है कितने लोग हैं जो FR1 में अभी सुबह थे? अच्छा, ठीक है, चलो तो इसी बात बदल लूंगा। FR2 में बैठे हुए थे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा, अब सीरियसली आपके लिए, कॉस्ट के लिए बड़ी सीरियस बात है, आप में से कोई ऐसा है जिसने इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई और FR1 भी पहले नहीं पढ़ी हुई, यानी अकाउंटिंग के जाहिल आप बैठे हैं इस वक्त? 1 2 3 AFC पढ़ा था पहले वाला, और इंट्रो एग्जाम थी, और FR1 शुरू भी नहीं की थी। दोबारा आप हैं और कौन है? FR1 शुरू भी नहीं की थी बेटा पढ़ना? 16 किया, 16 तक नहीं, अगर आपने हाइट 16 किया था तो हाँ क्लासेस अटेंड की थी, तो बेसिक अकाउंटिंग तो कराई होगी ना? अच्छा, और आपने बिल्कुल भी नहीं ली थी क्लासेस? बिल्कुल भी क्लासेस नहीं ली थी, तो भी रहने देते हैं यार। अच्छा, ये जो वहाँ बैठे दूसरे कमरे में, आप में से कोई है जो पहले इंट्रो अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, अकाउंटिंग का जाहिल है कोई? दूसरे कमरे में पूछ रहा हूँ, दूसरे कमरे में पूछ रहा हूँ भाई, है कोई नहीं है जाहिल? अच्छा, आप ने इतनी अकाउंटिंग पढ़ ली थी, एक्सपेंस नहीं, इतनी क्या, मुझे सुन तो लो पूरा, इतनी के एक्सपेंस, एसेट, प्रॉफिट, प्लांट और डेप्रिसिएशन, ये नाम सुने में डेप्रिसिएशन, आपने बिल्कुल भी नहीं, अकाउंटिंग शुरू भी नहीं की थी? अच्छा, आप मुझे क्लास के बाद मिलना है। FR1 पढ़ रहे होगी या FR1 अभी नहीं शुरू की? नहीं, मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। अभी इस वक्त FR1 मेरे साथ पढ़ रहे हो? अभी थे सुबह वाली क्लास में? सुबह वाली क्लास में थे? कब पढ़ना है? अभी मिलना है यार क्लास के बाद है। अच्छा, बाकी जिन लोगों ने FR1 पढ़ी हुई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना नॉलेज आपका चाहिए कि आपको एक्सपेंसेस और एसेट्स में फर्क पता हो, ये कम से कम चाहिए मुझे। डेप्रिसिएशन टूटी फूटी सही, कैलकुलेट करनी आती हो थोड़ी सी, और प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। नहीं, अभी सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, ये टर्म्स का आइडिया है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, और इन्वेंट्री। नहीं, IS2 तो FR1 में कहाँ पढ़ा होगा,
चले जो इंट्रो पढ़ के आए वो तो चलो इन्वेंटरी पूरी पढ़ी होगी ना, लेकिन जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, जो 2-3 लोग थे, इन्वेंटरी होती है कुछ, इन 2-3 टर्म्स का आइडिया है सीरियसली? सीएमए के लेक्चर लिए थे वो चोरी वाले? अच्छा सही है। चले फिर भी जिन लोगों ने पहले अकाउंटिंग पढ़ी भी हुई है ना, कोई टर्म्स में ऐसी इस्तेमाल करूं जो आपको ना पता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास में। वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं मुझे अकाउंटिंग की है, बस ये जो 2-3 मोटे-मोटे नाम लिए हैं, एक्सपेंसेस, इनकम्स, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंटरी, एसेट्स, डेप्रिसिएशन, बस इतना चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर आपने पहले बैड डेट्स नहीं पढ़े तो कॉस्ट में बैड डेट का कोई काम नहीं है मुझे। एक्रूअल प्रीपेमेंट्स नहीं पता तो कोई मसला नहीं, लेकिन प्रॉफिट एक्सपेंसेस वगैरह का आइडिया हो काफी। हाँ जी, दूसरी क्लास में इन टर्म्स का आइडिया है सबको? ठीक है। चलिए, एक तो ये कि FAR1 की सुबह क्लास में भी आप सुबह सुबह आए तो बातें थोड़ी सी बदल देता हूँ, और FAR2 वाली बातें तो आपसे करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा था। पहले थोड़ी सी नसीहतें, और ये FAR1 वाली सेम ही होगी क्योंकि मेन नसीहत ही वो है। उसके बाद सब्जेक्ट पे आता हूँ और अपनी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी, और आप लोगों से मुझे क्या क्या चाहिए। पहले तो आपको हौसला देने के लिए, आपको जिंदा जगाने के लिए नसीहत, सीए करने के लिए जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऐसा है जो बस वैसी इबादत सोच के आया हो, या ये पता ही ना हो कि पैसे कमाने होते हैं, ऐसा कोई मासूम सा है नहीं? तो सीए करने आए हैं। अच्छा, मेजॉरिटी तो वो लोग होंगे जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला है ना, जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता तो सीए में आ जाते हैं। जब एफएससी शुरू की होगी तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन जब कहीं नहीं रहे तो सीए में आ गए। एक तो वो कौम भी है, लेकिन सीए में आए, कहीं और भी जा सकते थे। तो सीए में आप लोग इसलिए आए हैं कि आप, और अगर आप नहीं तो आपको यहाँ भेजने वाले ये समझते हैं कि सीए कर लेंगे तो करियर अच्छा बन जाएगा और अच्छा रिस्पेक्टेबल अर्न कर लेंगे। अच्छा, जो लोग मुझे पहली दफा देख रहे हैं, मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं है, तो हाँ, जैसे हुलिये से अगर किसी को लग रहा हो, जहां जहां मौका मिलेगा दीन की बात भी करूंगा, लेकिन मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको। और आप यहाँ क्लास में अगर बैठे हैं तो आप में से मुझे उम्मीद ये है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो शोहरत सुन के ही बैठे हुए हैं, यानी आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मुझे जानते नहीं होंगे, कहीं भी बैठते तो बैठ जाते हैं। ज्यादातर वही होंगे जो इरादतन, शायद जिद करके, शायद पेपर से भी पहले जिद करके मेरी क्लास में ही आके बैठे हैं। ऐसे ही है ना? तो आपको इंशाल्लाह कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां जहां कहीं मौका मिलेगा, जिन्होंने पहले मुझसे कोई पेपर पढ़ा हुआ है, जहां जहां भी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐड कर सका करूंगा इंशाल्लाह। आपका अल्लाह से तारुफ भी कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेन काम मेरा कॉस्ट ही है। मैं जिस बात की आपने फीस दी है कॉलेज को, मैं इंशाल्लाह कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा। तो आप में से सब ही, या अगर आप में से किसी को आइडिया नहीं है तो आपके पेरेंट्स को कम से कम आइडिया होगा कि आपको इस क्वालिफिकेशन के लिए भेजा गया है कमाने के लिए। और हमारे दीन ने जिम्मेदारी तो लगाई है मर्द की, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो आजकल सोसाइटी में जिस तरफ से हालात चल रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर लड़कियों को भी इस काबिल बना दिया जाए कि वो जरूरत पड़ने पे या वैसे भी अर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। जिम्मेदारी बहरहाल दीन ने मर्द की लगाई है। तो आप लोग इस फील्ड में आए हैं अर्न करने के लिए। किसी को इस बात से इख्तलाफ कि नहीं अर्निंग नहीं, तो अर्निंग की बात कहां से आ गई? ऐसा किसी को इख्तलाफ?
कि नहीं सीए अच्छा, सीए करके कमाते हैं, मेरा ख्याल था 12,000 की नौकरी लगती है, ऐसा तो नहीं किसी को लगता। हाँ। अब आप जब यहाँ अर्न करने के लिए आए हैं तो कोई बिजनेस कर लेते भाई, कोई फैक्ट्री लगा लेते, कोई बड़ा सा स्टोर खोल लेते, कर लेते है जी। पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं था। तो जब आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास कैपिटल नहीं था तो उनके पास आप पे भरोसा करने के अलावा और हल नहीं था। आपकी शायद काबिलियत होगी, शायद उनको लगता होगा कि ये पढ़ाई में अच्छा बच्चा था, तो उन्होंने आप पे चांस लिया है। अब चूंकि आप कॉस्ट के स्टूडेंट है ना, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा और डिटेल से बताता हूँ। FAR1 से थोड़ी ज्यादा, जो मैंने बात FAR1 की क्लास में की थी, उससे थोड़ी और डिटेल में जाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर जो आपने रजिस्टर खरीदे हैं, एक रजिस्टर कितने का आता है ऑन एवरेज? 100-200 का। अच्छा, कॉस्ट में आपके, अगर आप सही तरह से बाकायदगी से स्टूडेंट रहें, छुट्टियां ना करें, लिखा भी करें, तो 3-4 रजिस्टर तो आपके लग जाएंगे, इतने आपके लग जाएंगे। तो आपकी स्टेशनरी पे खर्चा होगा, कैलकुलेटर भी एक खर्चा है, फिर उसके अलावा आपने क्लास लेने आना है, तो अगर आप यहाँ करीब रहते हैं और पैदल आ जाते हैं, चलो फिर तो ठीक नहीं, फिर तो ठीक है, खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं दूर से आना है और पेट्रोल हो गया है कितना, तकरीबन 250 रुपए, अब उसमें अगर आप बाइक पे आते हैं तो उसका पेट्रोल का हिसाब आप खुद कर सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप है, रक्षे है, चिंची है, चिंची का चलो किराया है, रक्षा लगवाया हुआ महीने का, वो खर्चा भी कैलकुलेट कर लें। और उसके बाद आप में से कितने लोग हैं जो लाहौर से बाहर के हैं, और लाहौर से बाहर के हैं तो यहाँ पर यकीनन कहीं हॉस्टल में रह रहे होंगे, शायद कोई होंगे जो चचा ताया मामू खाला के घर रह रहे होंगे। आमतौर पे लोग नहीं पसंद करते रिश्तेदारों के घर रहना ना, है ना, वरना फिर वो बातें सुनने को मिलती हैं कल को। तो इसलिए आप लोग रह रहे होंगे हॉस्टल में। एक मुनासिब सा हॉस्टल गार्डन टाउन में पर मंथ कितना कॉस्ट करता है? किराया, सिर्फ किराया ना, खाना पीना भी डाल लें, मैस अगर वहीं पर करना है या तो अपना भी खाना पीना करना है, तो वो 20,000 तक बात पहुंच गई। महीने का हो गया 20,000 सिर्फ रहने का, खाने पीने का। अच्छा, उसके अलावा आपने अगर घर जाना हो मम्मी से मिलने, तो हर हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, पता नहीं कितने कितने दूर से आए हुए हैं, वो किराया भी लगेगा। जाते होंगे घर ना, या घर वाले ने कहा बेटा जा रहे हो तो बन के ही आना, शक्ल ना दिखाना उससे पहले, तो कुछ जाते भी होंगे घर, उसका भी खर्चा है। तो फिर उसके अलावा आपके जिस्म का एक जरूरी हिस्सा है, मोबाइल कहते हैं उसको, और जैसे नाक पूरा निजाम तनफ्फुस होता है ना सांस लेने के लिए, तो मोबाइल भी कुछ ना कुछ अरसे में, मुझे लगता है साइंस की किताब में वो निजाम तनफ्फुस के अंदर आ जाना है, क्योंकि उसके बगैर सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। कभी आजमा के देखिएगा, मोबाइल को दूर कर दें अपने से, आप देखें सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा, दिल घबराना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जिस्म का वो हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है, तो उसका खर्चा भी है। अब आप ये जो लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इनको इंटरनेट का खर्चा भी चाहिए। तो ये सारे खर्चे वो हैं जो कम अज कम हैं। फिर बीमारी भी आ जाती है, कोई और खर्चा भी हो सकता है। अब ये सारे खर्चे अगर आप कैलकुलेट करके देखें, तो आप अपने अब्बा को, या अगर आपके अर्निंग सोर्स चचा था या कोई बड़े बहन भाई में से कोई है, जो भी आपका अर्निंग सोर्स है, आप उनको महीने के सिर्फ खाना पीना रहना, पढ़ने आना जाना को 25,000 तक में कॉस्ट कर रहे हैं। पेपर की फीस डाल लेते हैं, पेपर की फीस आपने तकरीबन 20,000 के करीब आपने एक पेपर की फीस दी। फिर उसके बाद आईकैप का एग्जाम देंगे, कितनी आईकैप के एग्जाम की पेपर फीस है? एक पेपर की 5,000 है, ज्यादा दें तो शायद कम हो जाती है ना। और बार बार अटेम्प्ट दिए चले जाएं तो वो कोई डिस्काउंट मिलता है उसका कि नहीं, रीटेक का डिस्काउंट नहीं होता। चले, वो एग्जाम फीस आईकैप वाली भी। फिर उसके अलावा पढ़ाई पे और खर्चे हो सकते हैं, फोटोकॉपी के खर्चे हो सकते हैं। ये सब कुछ करके एवरेज अगर कर लें, यानी आपके पेपर की फीस भी मैं डाल लूं, तो आप तकरीबन कुछ 30,000 प्लस
पर मंथ अपने अम्मा अब्बा को कॉस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर अपने घर में आप रह रहे हैं यही लाहौर में, तो उस घर का खर्चा कभी पूछे अम्मा अब्बा से, देखें कुछ लोगों को बचपन में इन्वॉल्व भी कर लिया होता है पेरेंट्स ने, घर का खर्चे का आइडिया होता है, बिल वगैरह सब, अगर आप उसकी भी कैलकुलेशन करके देखें तो लाहौर में रहने वाले भी पर हेड 30,000 प्लस कॉस्ट कर रहे हैं। और आप में से कोई ही ऐसा होगा, बल्कि शायद कोई भी नहीं होगा, जो किसी अमीर घराने से होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली सेटल्ड होते हैं वो सीए की तरफ बहुत कम आते हैं। किसी को शौक हो बिल्कुल अपने आप को बर्बादी में डालने का तो वो आ जाते होंगे, वरना सीए में लोग वो आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत लो मिडिल क्लास घरानों से होते हैं, और वो एक उम्मीद लेके आते हैं कि शायद क्लिक कर जाए तो पूरी फैमिली की अपलिफ्ट में वो इस्तेमाल हो जाएंगे। आप में से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है कि अब आपके छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं है, वो पैसे आपकी पढ़ाई पे ही लग रहे हैं। आप में से कुछ शक्लों से आइडिया हो रहा है, दूर दराज शहरों से, गांव वगैरह से भी आए होंगे ना, केपी के इलाकों से आए होंगे, साउथ पंजाब से आए होंगे, कुछ बच्चे सिंध से भी पढ़ने आए होते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन की वजह से रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वरना सिंध से भी बच्चे, इंटीरियर सिंध से भी आए होते हैं। अब आप जिन इलाकों से मेरे बच्चों आए हैं, आजाद कश्मीर से काफी सारे बच्चे आ रहे होते हैं, जिन इलाकों से आप आए हैं वो इलाके बड़े शहरों में नहीं शुमार हैं, वो छोटे शहर हैं, वहां आमदनी के जराए कम हैं, इसलिए आप उन फैमिली से हैं तकरीबन सारे जो ऑलरेडी इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि अगर आप सीए ना कर सके तो आपको कोई और कारोबार करा देंगे। ये उनके पास आखिरी ही चांस है। और चूंकि आप में से अभी काफी सारे बच्चे कैफ के शुरू में हैं, इसलिए मैं आपको भी वो शेर सुना देता हूँ, मैंने FR1 में सुनाया था। अगर कोई समझने वाला हो, कोई एहसास करने वाला हो वालिदैन का, तो ये शेर लगता है दिल को जाके। मुझे कोई शायरी बहुत पसंद नहीं है, लेकिन बस 1996 में फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठा हुआ था FC कॉलेज में, उर्दू के लेक्चर में बोर होकर सोने वाला ही था, लेकिन सर ने एक शेर सुनाया और मैंने वो शेर लिख लिया अपने पास। उसके बाद से जब से मैं सीए को पढ़ा रहा हूं, मैं पहली क्लास में ये शेर सुनाता हूं। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो आप लोग मेरे बच्चों जिस खानदान से आए हैं उनकी बड़ी कुर्बानी आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और उन्होंने आपको ये सोच के या कह के नहीं भेजा जाओ बेटे जी लो अपनी जिंदगी, जो मजे करो, नहीं, आप पूरी पूरी फैमिली की उम्मीद लेके आए। इसलिए इस जिम्मेदारी को पहचाने। मेरा मकसद आपको प्रेशराइज करना नहीं है, लेकिन आपको रियलाइज कराना है कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आए हैं। अच्छा, अगर आप स्टेबल घरानों से भी हैं फिर भी आसान नहीं होता भाई, पैसे कमाना आसान काम नहीं। आप बचपन से देखते आ रहे हैं मोस्टली घरों में, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सेहत वाली जिंदगी दे, आपके वालिदैन अगर हयात हैं तो आप बचपन से अपने अब्बा की मसरूफियत देख रहे होंगे। अगर नौकरी करते हैं सारा दिन घर से बाहर, कारोबार करते हैं तो रात रात को वापस आते होंगे, दूसरे शहरों में भी जाके हो सकते हैं नौकरी करते हैं, तो यार आसान काम नहीं होता कमाना। तो उस कमाई में से एक अच्छा खासा खर्चा आप पे किया जा रहा है, और आपके शुगल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जा रहा, आपको जिम्मेदारी उम्मीद के साथ यहां भेजा हुआ है। तो एक तो ये चीज आपको बतानी थी कि आप एक उम्मीद बन के यहां पहुंचे हैं, तो उस उम्मीद को बर्बाद नहीं करना। जवानों की ना एक सोच होती है, जी मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। आपकी जिंदगी है, लेकिन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे खानदान को। हमें गुस्सा क्यों आता है जब पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर जाके अच्छा नहीं खेल रहे होते? उनकी जिंदगी है, क्यों गुस्सा आता है भाई? ये जो चलो परसों वाला तो तुक्के से ही जीत गए, जो तीसरा मैच हारे हैं, तो या अभी वर्ल्ड कप में जाएंगे या एशिया कप में फाइनल हार के आगे, तो गुस्सा क्यों आता है? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको खेलना नहीं आता, खेलना उन्हीं को आता था, लेकिन जज्बात हमारे जुड़े हुए हैं। वो पाकिस्तान का कलर पहन के जा रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। और उनसे शिकायत हारने की नहीं होती है, हारने की शिकायत नहीं होती है। ये जो पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, ये जो भी एशिया कप गुजरा था, अच्छा मैं कॉस्ट में अक्सर क्रिकेट की मिसालें दिया करूंगा, क्रिकेट तो जानने वाली कौम है ना। ये जो एशिया कप में पाकिस्तान पहला मैच हारा था इंडिया से, अच्छा हारा था, बहुत अच्छा मैच हारा था। इसमें गुस्से का आलम वो नहीं होगा
जो 10 विकेटों से हारता तो होता, या 250 का टारगेट लेके हारता और 100 पे आउट हो जाता तो होता। फाइट की थी, आखिरी ओवर तक लेके गए थे। तो इसलिए हमें उन पे इसलिए गुस्सा नहीं आता कि वो हार गए हैं, हमें इसलिए गुस्सा आता है कि जैसा हमको परफॉर्म करना चाहिए था वैसा परफॉर्म नहीं किया। तो बेटा यही चीज ना आपके वालिदैन भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं और डिजर्व कर रहे हैं कि आप परफॉर्म करने की एफर्ट जरूर करिए। अब आप जब यहां आए हैं पढ़ने, नौजवान बच्चे सारे जो मुझे जानते हैं, मैं कोशिश करूंगा पूरे सेशन में जहां जहां मौका मिला बातें आपको सिखाता रहूंगा। और लेकिन आपके दिल में जो मेरा मुकाम बनेगा वो पहले इंशाल्लाह सब्जेक्ट से ही बनेगा, यानी मैं आपको सब्जेक्ट ही अच्छा पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्लस चीजें हैं जैसे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है मुझसे। तो मैं अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में फारिग हो जाऊंगा CFAP से, तो फिर मैं बयान का सिलसिला शुरू कर दूंगा। जो पहले मुझे जानते हैं, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं शुरू कर लूंगा इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी चीजें सोची होती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि नीयत से, इरादे से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो और भी आप लोगों के लिए काफी कुछ मेरी कोशिशें, इरादे होते हैं। देखें इंशाल्लाह जब आप 3.5 महीने बाद यहाँ से जाएंगे तो कोशिश भी है, दुआ भी है कि आप बेहतर इंसान बन के निकले यहाँ इस कमरे से। कॉस्ट तो पड़े लेकिन बेहतर इंसान बन के निकले हों, जिंदगी में तब्दीली लाने का मैं जरिया बना हूँ, कोशिश करूंगा इसकी। तो इसलिए ये मुख्तलिफ टॉपिक से बातें चलती रहेंगी, लेकिन पहली क्लास की नसीहतें कीमती होती हैं, कुछ चीजें याद रह जाती हैं। वो लड़के, खास तौर पे लड़कियां भी, जो ऐसे शहरों से आए हैं जहां पर माहौल यहाँ बड़े शहर से डिफरेंट था, तो आप उनके जवान बच्चे हैं, अब आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपके पुराने गांव शहर में ये नहीं, आपको फैसिलिटी तो नहीं कहना ठीक, आपको ये एनवायरनमेंट नहीं अवेलेबल था। अब आप उनके जवान बच्चे हैं और हॉस्टलाइट हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को बिगड़ते देखा है, बच्चियों समेत। तो बेटे आप अपने घर वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके इज्जत के एम्बेसडर भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर आके ऐसी हरकतों में मत पड़ जाना कि जिससे कल को आपके पेरेंट्स तक बात पहुंचे तो आप उनको मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। ये पहले दिन मुझे जरूरी इसलिए नसीहत लग रही है क्योंकि मैं ये देखता हूँ, मैं ये होता देखता हूँ। मैं देखता हूँ बच्चे जब यहाँ आते हैं बड़े शहरों के अंदर तो जवानियां चढ़ी होती हैं और वो फिर बिल्कुल अपनी हदों से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे मेरे बच्चों नहीं करना, आप अपने वालिदैन की इज्जत, उनकी उम्मीदों को लेके यहाँ आए हुए हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके वालिदैन जरूर मायूस होंगे, जैसे हम कौम के तौर पे मायूस हो जाते हैं जब टीम अच्छा नहीं खेलती, तो वो तो वही पैसे लेके खेलते हैं ना, आप तो उनकी औलाद हैं। तो आप जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उम्मीदें तोड़ने वाले बन जाएंगे। आपका काम बस अपनी कोशिश करना है, पास हो गए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका काम फिर भी कोशिश करते रहना। चलिए ये तो हो गई थोड़ी संजीदा किस्म की नसीहत। अब मैं इस सब्जेक्ट में आपके लिए क्या करूंगा, या आप नाम सुन के यहाँ रश देख के आ गए, तो पहली बात तो ये जहन में रख लें कि मेरे पास ऐसा कोई तावीज, कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी पक्की, कोई ऐसी गोली, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ 3 महीने आके 3.5 महीने आके बस बैठ के मेरी जियारत कर लें और कॉस्ट आपको आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं मेहनत से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वो मेहनत उतनी ही आपको और करेंगे तो चीजें समझ आएंगी, क्योंकि कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है। ये मैं आखिर तक कहता रहूंगा, कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं नहीं भी कहूंगा तो आपको पता तो लग ही जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा। तो इसलिए मेरा ऐसे कह देने से, उस शौक से मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट पहुंचाना और जो भी आपके लेवल पे आसान मिसालें दे सकूं, बिल्कुल आपके लेवल पे आके समझाना, कोशिश अपनी पूरी करता हूं। लेकिन मुझे ना मुर्दा लोग नहीं चाहिए। मैं कहानी सुनाता हूं, मैंने पहले अक्सर क्लासेस में, मेरा ख्याल में हर क्लास में सुनाई होती है मैंने, और ये कॉस्ट में मैं खास तौर पर मुझे जरूरी, पहले भी शायद कॉस्ट में सुनाई होगी किसी, लेकिन मुझे कॉस्ट में बड़ी जरूरी लगती है पहले दिन सुनाना। फर्स्ट ईयर में मैं जब था, इंग्लिश में एक स्टोरी थी, पता नहीं सिलेबस चेंज हो गया शायद, अब स्टोरी सिलेबस में ना हो,
अगर हो तो चलो दोबारा सुन लेना। उस स्टोरी का नाम था फर्स्ट फ्लाइट। और स्टोरी ये थी कि एक परिंदा होता, सीगल कहते हैं उसको, मछलियां खाते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, चट्टानों पे रहते हैं, मछलियां खाते हैं। तो स्टोरी ये थी कि एक सीगल के जो बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो शुरू में तो माँ ने उनको लाके खाना देना है, फिर कुछ ही अरसे के बाद उड़ने के काबिल हो जाते हैं। तो एक बच्चे की कहानी है, और वो बच्चा उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उड़ने की कोशिश करता था, उसे उड़ा नहीं जाता था। उसके बहन भाई उड़ने लग गए, वो उड़ नहीं सकता था। अच्छा, ये तो आप इंसान के बच्चे हैं ना, कि 20-20 25 साल के हो गए हैं और माँ बाप रोटी ला के खिलाते हैं। ये तो इंसान के बच्चे के नखरे हैं, जानवर के बच्चे के नखरे नहीं होते। तो वो परिंदे के बच्चे ने खुद सरवाइव करना था, तो उसने बचना था, लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता था, कोशिश करता था, नहीं उड़ा जाता था। अब उसकी माँ ने उसके लिए खाना जो लाके देती थी उसको, लेकिन माँ भी देख रही थी कि बहन भाई उड़ रही है, नहीं उड़ रहा। तो माँ ने उसकी ट्रेनिंग इस तरह से शुरू की कि माँ ने ना उसको खाना देना छोड़ दिया। अच्छा, जब खाना देना छोड़ दिया तो भूख लगनी शुरू हो गई। फिर माँ ने अगला स्टेप ये किया कि मछली लेके आई और उसके सामने बैठ के खाने लगी, उसको नहीं दिया। अब ये ऐसे ही है कि आपके अम्मा बाप आपके सामने बर्गर ला के खा रहे हैं और आपको दे ही नहीं रहे। तो उस बच्चे के सामने माँ खाना लाके खा रही थी मछली, और बच्चे को नहीं दे रही थी। बच्चे को भूख लगी थी, वो थोड़ा आगे बढ़ा, माँ पीछे हो गई, और थी बच्चा और आगे बढ़ा, माँ और पीछे हो गई। करते करते ना माँ बिल्कुल एज के पास आ गई, और बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि खाना खाना है मैंने। अब जब बच्चा पूरी कुव्वत से झपटा है तो माँ उड़ गई, और वो चूंकि एज था चट्टान का, तो वो बच्चा चट्टान से नीचे गिर गया। अच्छा, नहीं अभी अफसोस नहीं है, अभी नहीं है, अभी आगे स्ट्रीट का आना है। तो वो जब बच्चा नीचे गिरा, अब था तो परिंदे का बच्चा, इंसान का बच्चा तो नहीं था, परिंदा था, तो पर तो थे उसके पास। तो जब वो नीचे गिरा, उसने हाथ पांव मारे तो उसके पर खुल गए, और जब उसने पर मारे हैं, थोड़ा सा ही गया होगा, उड़ना शुरू कर दिया। अब उसने वो उड़ना सीख लिया। लेकिन अगर उसकी माँ उसको वहीं बिठा के खिलाती रहती तो फिर वो उड़ना नहीं सीख सकता था। मैंने आपको जरूर उड़ना सिखाना है, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि सारा सवाल सर हमें खुद ही पढ़ के देंगे, मैं पहले भी बता रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा सबके लेवल पे आने की, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा, सबको समझा के भेजूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन आपने ऐसे करके नहीं बैठे रहना, आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आपके अंदर ऑपरेशन करके ये नॉलेज नहीं डाल सकता। मेरा काम है आपको समझाना, और कोशिश करके वो मिसालें देके समझाना। मैं चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूं, और आप भी सारे लोअर मिडिल क्लास वगैरह से ही होते हैं, तो मैं मिसालें भी शायद मोटरसाइकिल के फिल्टर की दे रहा हूँ, मैं चाहे समोसे बनाने की मिसालें दे रहा हूँ, पकौड़े तलने की मिसालें दे रहा हूँ, तो मैं इन्हीं मिसालों से आपको कॉस्ट सिखाऊंगा। मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मिसालें देके नहीं आपको बताऊंगा। मतलब मुझे अपना नॉलेज नहीं शो करना आपको, मुझे आपको चीज सिखानी है। तो मैं तो बिल्कुल छोटे साइकिल के पंक्चर लगाने की मिसालें ले रहे होंगे हम, तो मैं आपको बिल्कुल आपके लेवल पे कोशिश करूंगा मिसालें देके सब्जेक्ट समझाने की। लेकिन बेटा, आपको जब लगे ना कि बात थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब है आप भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आपने बढ़ना है, कोशिश करनी है, तो साथ चल सकेंगे, वरना कॉस्ट मुश्किल सब्जेक्ट है, फिर कह रहा हूं कॉस्ट मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन डुएबल है। मेरी पूरी एफर्ट होगी। नींद आ रही है, शौक से तो जमाइयां नहीं लेते ना, नींद ही आ रही है तो जमाई आती है। तो मेरा काम है अपनी पूरी मेहनत करके आपके लेवल पे आके आपको मिसालें समझाना, और आपका काम है उन मिसालों को समझना और कोशिश पूरी करना। मैं कॉस्ट की ना पहली क्लास में अच्छा, आप में से कोई है ऐसा जो जिसने मुझसे कॉस्ट पिछले सेशन में पढ़नी शुरू की हो और फिर ड्रॉप कर दी हो? एक दो, अच्छा, बाकी नहीं है। मैं एक्टिविटी कराता होता हूँ, और उससे मैं यकीनन कोई चीज आपको सिखाऊंगा ही, कोई मकसद से एक्टिविटी कराऊंगा। मेरे एक उस्ताद ने मुझे एक्टिविटी कराई थी, तो मुझे बड़ा सीखने को मिला उस एक्टिविटी से। ये मैं कॉस्ट की हर पहली क्लास में कराता हूँ। आप एक काम ये करें कि अपने रजिस्टर खोलें और खोल लें, बैग खोल लें।
ईट ईट ब्रेक, पता है ईट देखिए कभी? आप लोग अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस पे जो भी अब तक देखा दुनिया में उसको गौर करें और एक लिस्ट बनाएं कि ईंट का क्या क्या यूज हो सकता है, बनाएं लिस्ट। और इसमें नकल करने की तो जरूरत ही नहीं है, मतलब आप ना करें, नकल ना करें। नकल करना है तो रहने दें, बंद कर दें रजिस्टर। खुद सोचें जैसे मर्जी, सोफिस्टिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है, सोचें जहां तक दिमाग जा सकता है। और ईट ब्रिक इसके यूजेस सोचें और लिस्ट लिखें। कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को असेस करना है। अच्छा, दूसरी क्लास में जो बोर्ड पे शेड पढ़ रहा था, यहाँ लिखूं तो ये तो नहीं है शेड वाला एरिया? जी जनाब, बेंच बनाने बैठने के काम आएंगे, बेंच बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम, अच्छा कंस्ट्रक्शन काफी है, मतलब अगर आप कहीं दीवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पुली बनाने के लिए, बस कंस्ट्रक्शन है। छत पे कपड़े फैलाएं दीवार पे तो उन पे पत्थर रखना है कि उड़ ना जाए, तो अभी बात चले कपड़े
पर वजन के तौर पे। अच्छा जी, लड़ाई बिल्कुल ठीक है, ठहरे जरा, लड़ाई कर लें, लड़ाई के लिए बिल्कुल ठीक है। चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्बर है, और बिल्कुल जबरदस्त, टायर के नीचे रखने के लिए, टायर स्टॉपर बना दिया है इसको, है विकेट बनाने के लिए, रास्ता रोकने के लिए, हाँ पानी, वो गटर का पानी निकला हुआ है, सड़क पे आया हुआ है, तो पानी में रास्ता बनाने के लिए। हाँ जी, और कवर बनाने के लिए, सही है। कवर में वो साइड जब जाएंगे ना तब तो आपको पता जाएगा, साइडों पे ना वो ईंटों की दीवार बनानी होगी, कवर में इस्तेमाल होगी। और तंदूर बनाने के लिए ठीक है वो, हाँ जी, होली डंडे में ईंट का क्या काम है, वो पिट्ठू गर्म होता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या, हाँ जी, दरवाजे के आगे रुकावट रखने के लिए, दरवाजा बंद हो रहा है बार बार, ठीक है जी, एक्टिविटी कराने के लिए। अच्छा, और बिजनेस के लिए, आप वो तो इन्हीं को बेच रहे होंगे ना, और बिल्कुल डंबल के तौर पे, वेट के तौर पे, और वो वेट के तौर पे तराजू पे रखने के लिए, और हाँ ठीक है, बिल्कुल स्टेप्स बनाने के लिए, स्टेप बनाने के लिए, हाँ तो जुगाड़ लगाने के लिए, ठीक है। और ये हीट दौर पर है तो चोट लगी है तो सेकने के लिए भी है आप, हाँ नहीं सही है, ये चोट लगी है सेकने के लिए, और चोट लगाने के लिए भी है ना, लड़ाई कर ली, सजा देने के लिए, चलो वजन उठा लेगा वो बच्चा, है नहीं, ईंट नहीं ब्लेड के तौर पे इस्तेमाल, डंडा खड़ा करने के लिए, चले वो पोल लगाना है कि उसकी रुकावट के लिए, खड्डे से गाड़ी निकालने के लिए, बहुत सारे हैं। अच्छा, ये जो मिसालें आप बता रहे हैं ये सारी आपने शायद देखी होंगी कहीं ना कहीं, या खुद भी की होंगी। जिसने ईंट इजाद की होगी शायद उसने ये चीजें नहीं सोची होंगी, उसने तो उसको बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे शायद उसको एक रेक्टेंगल शेप बनाया होगा बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इसके ये सारे इस्तेमाल बाद में खुद बनते गए। अच्छा, खुद क्यों बन गए होंगे, यानी क्यों सोचा होगा कि इसको वजन के लिए इस्तेमाल करना है? क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑब्जर्व की होगी कि ये स्टेबल रख के वजन इसका बैलेंस रहता है। इसको क्यों विकेट के तौर पे इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि एक के ऊपर एक ईंट रख के इनका बैलेंस बरकरार ऑब्जर्व किया होगा। इसी तरह से हीट अब्जॉर्ब करता है, इसलिए सेकने के लिए इस्तेमाल किया होगा। ये स्किल मैं आपसे चाहता हूं कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट, कोई फार्मूला पढ़ें तो जो फार्मूला, जो सवाल सर ने सवाल क्लास में ऐसे करवाया था, बस सिर्फ वही नहीं है। हो सकता है उसको हम कभी किसी और चैप्टर में किसी और एंगल से जाके सोच रहे हो सकता है कभी हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हो, कभी फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हो, कभी हम कोई चीज पर यूनिट करके कैलकुलेट कर रहे हो, कभी हम टोटल से पर यूनिट पे आ रहे हो। तो जब तक आपको उन फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अल्टरनेटिव रास्ते हजम नहीं होते। जैसे एक और मिसाल बताता हूं, जब बच्चे को लिखना सिखा रहे होते हैं ना, जैसे अगर 1 2 3 बच्चे को सिखा रहे हैं लिखना, तो बच्चे को लिखा जो सिखा रहे होते हैं शुरू में उसको एक डॉटेड पैटर्न के साथ उसको उसने भरना होता है। जैसे अगर उसने लेक्चर 3 सीखना है लिखना, तो उसको ये पहले डॉटेड पैटर्न फुल करना होगा। अच्छा, जब वो इसके ऊपर पेंसिल फेर रहा होगा तो उस वक्त वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन कर रहा है। उसको सिर्फ ये कहा गया कि इन डॉट्स को ज्वाइन कर। अब जब तक उसके पास डॉट्स हैं वो ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन बगैर डॉट्स के वो ये शक्ल क्यों बना पाएगा?
क्योंकि उसने डॉट्स को ज्वाइन करते करते एक और चीज ऑब्जर्व की ओवरऑल कि इसकी शेप कहां से टर्न हो रही है, कहां से कर्व है, कहां कॉर्नर है। जब उसने इसका पैटर्न ऑब्जर्व किया ओवरऑल, देखे ये ऐसे करके देखेगा ना, 3 की शेप नजर नहीं आ रही, ओवरऑल देखेगा तो उसको शेप पता चलेगी। तो मैंने आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। ऐसा होगा बिल्कुल, किसी चैप्टर में मैं एक एंगल बता रहा हूं तो दूसरे चैप्टर में कोई एंगल बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं तो परेशान करने के लिए नहीं बता रहा, ये हमको बहुत अजीब सा काम नहीं करने लगे हैं, लेकिन सिर्फ लकीर के फकीर बन के नहीं रहना, सिर्फ अपने दिमाग को ये महदूद नहीं कर लेना कि ये इन 4 लाइनों का प्लस करके ये आंसर बना था तो बस ऐसे ही होता होगा। उसकी कोई वजह भी होगी, उसकी वजह भी सोचें। कभी हो सकता है उसी चीज को मैं किसी और स्टाइल में सॉल्व कर रहा हूं, कभी किसी और स्टाइल में सॉल्व कर रहा हूं। मैं कम से कम लोगों के लेवल को भी सामने रखते हुए ये बताया करूंगा कि भाई कम से कम दर्जा का ये याद कर लें, ऐसे भी चलाऊंगा, लेकिन मैं वर्किंग चेंज भी कर रहा हुआ करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब कॉन्सेप्ट सीखें तो उन पे ऐसी ग्रिप बने कि आप उनके अल्टरनेटिव लिंक्स भी सोच सकें। जैसे कहीं पहुंचना है, अब उस पहुंचने के लिए जो रास्ता आपको आता था, वहां खुदाई हुई है रास्ते में, वो रास्ता ही बंद है, फिर क्या करें अब? है वो गली बंद है, टेंट लगा हुआ है, शादी हो रही है वहां, टेंट लगा हुआ है, नहीं गुजर सकते वहां से। अब वो दूसरे रास्ते से आप जाएंगे, उस दूसरे रास्ते से आपको ये पता होगा थोड़ा मैप लेवल पे कि मैं जा उस तरफ रहा था, तो अगर मैं इधर भी चला गया तो अल्टीमेटली मुझे इधर ही होना है। ये ना हो कि इधर होते 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 आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं। अल्टरनेटिव रास्ता भी अगर ले रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शंस का लिंक बनाएंगे ना। ये लिंक मैंने आपको बनाने की कोशिश करनी है कि आपको कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा सकूं कि आप उनके मेन ढांचे तक पहुंच सकें। ये मैंने कोशिश करनी है, और ये झलकियां दिखाने का सिर्फ ये मकसद था कि हम एक ही चीज करने के कभी कोई तरीका कर रहे होंगे, कभी कोई तरीका कर रहे होंगे, ताकि स्कोप हमारा और वाइड हो, ताकि हमारा एक्सपोजर और बढ़े। तो मैंने आपको सब्जेक्ट को पास करने के लिए तो एफर्ट करानी है, लेकिन इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट भी सिखाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कोशिश करूंगा कि आपको हर टॉपिक की कोई ना कोई बेस कहानी चला के और फिर उस कहानी में उतार के बिजनेस का मैनेजर बना के फिर उस टॉपिक को हम पढ़ें। तो मेरी तरफ से बहरहाल ये कोशिश होगी, और उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज लेक्चर नोट्स हैं। मुझे आपका रजिस्टर चाहिए इसके लिए, जो रोज आपके पास हो। लेक्चर नोट्स शदीद किस्म के जरूरी हैं, क्योंकि मैंने जो कॉस्ट आपको सिखानी है वो सब मेरे यहाँ है, और वो सारा कुछ मैंने आपके रजिस्टर पे लिखवाना है। शायद एक आधा टॉपिक होगा जिसके मैं कुछ फार्मूलों की वजह से प्रिंटेड नोट्स दूंगा, अदरवाइज सारी कॉस्ट मैंने आपको आपके रजिस्टर्स पे उतरवानी है। तो लेक्चर नोट्स जरूरी हैं, और कॉस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यूमेरिकल है, सारा न्यूमेरिकल है। प्रैक्टिस के लिए मेरी तो चीज जो जरूरत है वो पास पेपर्स हैं, लेकिन पैक की बुक का फायदा आपको ये होगा कि वो सारे पास पेपर्स मैंने इंश्योर किया कि वो सारे पेपर्स इंक्लूडेड हों जो मैंने कराने हैं। वो एक तो टॉपिक वाइज कंपाइल हुए होंगे, वरना ओरिजिनली तो पास पेपर्स पूरे 8-9 सवालों का एक पेपर होता है ना। तो वैसे तो पास पेपर्स भी अगर आपके पास हो तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर पास पेपर्स अभी आपके पास नहीं है तो फिर कुछ तो बुक खरीदनी है। तो इसलिए पैक की बुक खरीदने में फायदा ये होगा कि वो टॉपिक वाइज कंपाइल्ड है, और दूसरा कई सारे सवालों के आईकेप के सॉल्यूशन से मैं मुत्तफिक नहीं, वो गलत है। तो आप मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे भाई? मैंने कह दिया गलत है आईकेप के, मैं क्या पता सेशन के एंड पे कैमरे को देख के हाथ हिलाने। तो आपको मुझ पे भरोसा करके चलना पड़ेगा, आपको मुझ पे भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ आए। तो आईकेप के कई सॉल्यूशन गलत हैं, तो उनमें अमेंडेड सॉल्यूशन वो मैंने फिर दिए थे पैक वालों को, तो वो इसके अंदर डाल दिए हुए। तो इसलिए पैक की बुक ले लीजिएगा, जो भी मुझे नहीं लगता आई है, प्रिंटिंग में होगी, क्योंकि अभी शुरू में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने, उसके लिए क्वेश्चंस में कॉपियर को ही दूंगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बुक में नहीं है, वो मैंने आपको कॉस्ट पढ़ने के काबिल बनाने के लिए कुछ सवाल देने हैं, वो कॉपियर को ही दूंगा, वो आप कॉपियर से ले लीजिएगा। लेकिन उसके बाद जब हम पास पेपर प्रैक्टिस पे आएंगे तो वो पैक की बुक खरीदनी है आप लोगों ने। जिन्होंने मुझसे लास्ट टाइम कॉस्ट पढ़नी शुरू की थी, और अगर उनके पास पास पेपर सारा बंडल है तो चल जाएगा, नहीं है तो आप पैक की बुक ले लीजिएगा। इससे फायदा ये है कि वो टॉपिक वाइज कंपाइल्ड है, और जिन सॉल्यूशन से मुझे इख्तलाफ है तो मैंने अपने सॉल्यूशन ही इसके अंदर प्रिंट करवाने। तो ये 2 चीजें हैं जो मुझे चाहिए आपसे, कि लेक्चर नोट्स आपके पास हो और ये पैक की बुक
जिसमें मेनली पास्ट पेपर्स ही हो, वो आपके पास होनी चाहिए। और आपने कैलकुलेटर हो, कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है सारा, और मुझे पता है मोबाइल में कैलकुलेटर होते हैं, लेकिन मोबाइल वाला कैलकुलेटर ना सब चलाया करें, क्योंकि जिसकी पेपर में आपको इजाजत है ना, उसी की प्रैक्टिस किया करें। तो कैलकुलेटर आपके पास अपना होना चाहिए। तो 2-4 लोग मिलके एक कैलकुलेटर खरीद के काम चला लें, ऐसे ना करें, हर एक के पास अपना कैलकुलेटर होना चाहिए। रजिस्टर, पैक की बुक और कैलकुलेटर, ये आपके पास रोज हो। और आपने इसके अलावा कुछ पूछना है? मैंने भी कोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, सब्जेक्ट क्या है वो पढ़ाना बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड आपने कुछ पूछना है तो पूछें, कोई सवाल परेशानी है जी? किधर है, कौन है, कहाँ है? ये पैक वाली बुक पूछ लीजिएगा बुक शॉप से, मेरे ख्याल में अभी नहीं हुई है प्रिंट, फिर भी पूछ लीजिएगा जी। और कोई सवाल? अच्छा, एक जरूरी बात तो रहेगी बतानी, आप सारे के सारे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, और आपको मैंने खुलूस से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से सीख के जाएं। आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आपकी बोली जैसी भी है, जैसे मर्जी ग्रामर है आपकी जैसे मर्जी आवाज है, मेरे लिए आप मेरे बच्चे ही हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने पूछना है। अगर आपको ये शर्मिंदगी हो रही है कि बाकी सबको समझ आ रहा है, आप अकेले को समझ नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ वसवसे होते हैं, वरना अगर किसी एक को समझ नहीं आ रहा तो वो समझे बाकियों को भी नहीं आ रहा। तो इसलिए जिसको जो परेशानी हो वो पूछा करे। हाँ, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी बात होती है कि वो कुछ भी बोलते हैं, लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। हंसने देना लोगों को। आपने जो पूछना है मुझसे पूछना, जैसे मर्जी, लेकिन पूछना, पूछने से नहीं शर्माना। आप पूछते चलेंगे, सीखते चलेंगे। बस, कोई सवाल नहीं और?